आज हम लोग वायुमंडल से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से वायुमंडल को उसके तापमान व घनत्व के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है और किस तरह से क्या वर्गीकरण है हम देखते हैं। देखिए, ये पृथ्वी है तथा पृथ्वी को चारों तरफ से जिस वायु के आवरण ने ढक रखा है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। संपूर्ण वायु जो पृथ्वी पर टिकी हुई है उसका जो महत्वपूर्ण कारक है वो जी है, अर्थात ग्रेविटी। ग्रेविटी वो जानते हैं आप साइंस में, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। इवन यहाँ तक हवा भी जो है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिकी हुई है। अगर ये बल ना होता तो ये वायु भी क्या होती, ऊपर चली जाती और अनंत में जाके अंतरिक्ष में जाके विलीन हो जाती। अर्थात यहाँ से क्वेश्चन बड़े अच्छे से आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर अर्थात वायुमंडल की जो हवा पृथ्वी की सतह से जुड़ी हुई है या टिकी हुई है उसका कारण क्या है? उसका कारण जी अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल है। अब आगे हम देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जो वायु या हवा का आवरण है उसको तापमान और घनत्व अर्थात टेम्परेचर और डेंसिटी के आधार पर इसको 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों का अलग अलग नाम है, इसको याद कर लें आप। हिंदी और इंग्लिश में इस नाम को याद करें। जो पहली परत जो है जो पृथ्वी से टिकी हुई है, पृथ्वी से लगी हुई जो पहली परत है इसको हम शोभ मंडल कहते हैं। शोभ मंडल क्या कहते हैं इसको हम? जो पहली परत जो टिकी हुई है पृथ्वी की सतह से इसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर या शोभ मंडल कहते हैं इसको, शोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसी तरह से जो दूसरा आवरण है पृथ्वी का उसे हम समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तीसरे मंडल को हम आयन मंडल कहते हैं, आयनोस्फेयर या आयन मंडल। इसी प्रकार से चौथे मंडल को हम, तीसरे मंडल को मध्य मंडल कहते हैं और चौथे मंडल को हम आयन मंडल कहते हैं तथा पांचवें मंडल को हम वही मंडल कहते हैं। जैसे सबसे पहला जो है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल मीसोस्फेयर, चौथा आयनोस्फेयर और बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर। तो याद रखेंगे आपको कि पृथ्वी अर्थात वायुमंडल की जो वर्गीकरण किया गया है तापमान व घनत्व के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहली परत जो है इसे हम शोभ मंडल कहते हैं। इस तरह से एक क्वेश्चन बनता है, हम लोग कहाँ पर रहते हैं? अच्छे से आप जानते हैं कि हम कहाँ पर रहते हैं? पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, अर्थात ये सरफेस जो है इस पे हम रहते हैं। और सरफेस को कौन सा टच कर रहा है? ये वाला मंडल, फर्स्ट वाला अर्थात शोभ मंडल। तो हम व्यक्ति जीव जंतु जो है वो किस मंडल में निवास करते हैं? शोभ मंडल में निवास करते हैं। शोभ मंडल के बाद वाला जो मंडल है वो है समताप मंडल। अब इन दो से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो सभी एग्जाम में आते हैं। पहला ये कि वायुयान चालक किस मंडल में अपने जहाज को चलाना पसंद करता है, अर्थात दूसरी तरह से पूछा जाए कि किस मंडल में अपने जहाज को चलाना पसंद नहीं करता। तो हवाई जहाज चालक जो है वो जो पहला मंडल है शोभ मंडल, इस मंडल में वायुयान चालक जो है वो हवाई जहाज को उड़ाना पसंद नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो पहला मंडल है मौसम संबंधी समस्त गड़बड़ियाँ आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हवा चलेगी
धूल आएगी, आंधी, तूफान, तो मिट्टी कहाँ उड़ेगी? इस पहले वाले मंडल में। कोई पक्षी है, अगर वो उड़ता है इस सतह से, तो उड़ के कुछ किलोमीटर तक ऊपर अगर जाता है, तो 2, 3, 4 किलोमीटर तक भी जाता है, तो किस मंडल में रहेगा? क्षोभ मंडल में रहेगा। क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक मानी जाती है। ध्रुवों से और विषुवत रेखा से लेके इस तरह से माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पक्षी उड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है, बहुत सारी आंधी है, तूफान है, मिट्टी उड़ रही है, तो वायुयान चालक यहाँ पर चलाना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए वो पहले मंडल से उठकर दूसरे मंडल में चला जाता है, अर्थात समताप मंडल में आ जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि वायुयान चालक किस मंडल में चलाना पसंद करता है अपने हवाई जहाज को? तो हम कहते हैं कि समताप मंडल में चलाना पसंद करता है। इस तरह से 2 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। अब एक बात और देखेंगे आप कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, आप समझ सकते हैं, अगर हम यहाँ से प्लेन से नैनीताल जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, तो क्या होगा? ठंड बढ़ती चली जाएगी। तो एक कॉन्सेप्ट और है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से 165 मीटर ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाता है। आप समझ रहे हैं? 165 मीटर ऊपर गए तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर गया। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंड क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। इस आधार पर हम देखते हैं कि ये तीनों ही मंडल की बात करें तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? तापमान जो है वो गिरता जाता है, अर्थात ठंड जो है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, परंतु हम यहाँ पर समताप मंडल की बात करते हैं। समताप अर्थात कुछ समय तक जो ताप है वो एक समान बना रहता है। जैसे हम क्षोभ मंडल से दूसरे मंडल में आते हैं, ये तो कुछ दूरी तक तापमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता और तापमान जो है एक समान बना रहता है, इसलिए इसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, समताप। और समताप मंडल में क्या करता है? वायुयान चालक अपने वायुयान को, अपने जहाज को चलाना पसंद करता है। इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है कि ओजोन परत किस स्फीयर में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। और हमारे पर्यावरण के क्वेश्चन के लिए ओजोन परत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इधर लॉकडाउन के संदर्भ में भी समय में आपने सुना होगा कि ओजोन छिद्र में कमी आई है। अब ओजोन O3, फार्मूला क्या? O3। ओजोन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे संबंधित क्वेश्चन पहला तो यही बन जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। क्या काम है ओजोन मंडल का? क्या करती है ओजोन परत? ओजोन परत क्या है? वो हमारे लिए एक जीवन रक्षक छतरी है, लाइफ सेविंग अम्ब्रेला। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? ओजोन परत को किस नाम से जाना जाता है? जीवन रक्षक छतरी। इस तरह से समझिए, ये ओजोन, ये समताप मंडल हो गया, ये क्षोभ मंडल, ये समताप मंडल, और इसमें ये क्या है? ओजोन परत जो है O3, ऑक्सीजन के 3 अणु जो हैं ये। ओजोन परत क्या करती है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। आप समझ सकते हैं, अगर सूर्य से आने वाली संपूर्ण ऊर्जा जो है, जो गर्मी है, अगर 100% चलती और अगर 100% यहाँ तक पहुँच जाती तो हम जीव जंतु मनुष्य कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाते। तो कुदरत ने, प्रकृति ने अपने आप एक सिस्टम बना रखा है कि संपूर्ण जीव जंतु, हमारा पर्यावरण, हम सब सर्वाइव कर सके, जी सके। इसलिए उन्होंने क्या बनाया कि एक रक्षक कवच बना दिया है ओजोन का। ये क्या करता है कि संपूर्ण ऊर्जा का 49% तो वापस भेज देता है, 51% अंदर आने देता है। पहली तो यही रक्षा हो गई उसकी। और इस तरह से ये समस्त पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगर पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर तक पहुंचती है तो सबसे ज़्यादा होने वाला जो रोग है वो स्किन कैंसर है। ये क्वेश्चन आता है
कि ओजोन परत अगर नहीं होती तो पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो हम कहते हैं स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर जो है। इस तरह से समझ रहे हैं आप बात को। ये है ओजोन परत। अब आगे क्या देखते हैं हम, किस तरह से कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट और यहाँ से जुड़े हैं। ये 51% जो गर्मी आती है वो किसी तरह से पर्यावरण में अपने आप नष्ट होते होते पृथ्वी तक पहुँचती है। पृथ्वी कुछ गर्मी का अवशोषण कर लेता है। ये ऊष्मा के बजट की मैं बात कर रहा हूँ, परंतु आपको एक सरल भाषा में बता रहा हूँ कि 51 आया, बहुत सारा इसके अंदर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, और 51 मान लें कि 10% पृथ्वी क्या करती है, अवशोषित कर लेती। अवशोषित करने के बाद पृथ्वी जब गर्म हो जाती है तो फिर वो परावर्तित करती है विकिरण को। तो 10% होने के बाद उसमें से कुछ खत्म हो जाएगा, और मान लें क्या निकल जाता है, 8% निकल जाता है। ये 8% जो होता है वो ओजोन क्या करती है, ये हमारे पर्यावरण में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित CO2 गैस जो होती है, इस तरह से एक घर सा कुछ बना देती है, जिसे हम अभी कहेंगे कांच घर का कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। और ये क्या करती है, निकलने वाली जो ऊर्जा होती है इसको रोक लेती है, अर्थात संपूर्ण जीव जंतु मनुष्य के लिए एक 8% लगभग ऊर्जा जो होती है वो जीने के लिए जरूरत है, मान लिया हमने, जिसमें हम सर्वाइव करते हैं। कुछ गर्मी हमको चाहिए, वो कुदरत ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने उस गर्मी का इंतजाम ऊष्मा के बचत से कर लिया। 100% चला, उसने आधा आधा खत्म कर दिया, ऊपर भेज दिया, आधा आने दिया, फिर वायु ने, पर्यावरण ने उसको अपने हिसाब से नष्ट किया, खत्म किया या खा लिया, जिस तरह से आप समझे। और करते करते लास्ट का कुछ % पृथ्वी ने अवशोषित कर लिया। अवशोषित करने के बाद पृथ्वी जब गर्म हो गई तो उसने जो गर्मी छोड़ी वो जाके हमारे लिए जरूरत थी। तो मान लिया कि 8% की जरूरत थी जिसमें हम लोग सर्वाइव कर सकते थे। अब कहानी कहाँ से खराब होती है, किस तरह से ओजोन छिद्र की बात होती है। ओजोन छिद्र कैसे होता है, जब हम पर्यावरण से हम मनुष्य छेड़छाड़ करते हैं तब क्या होता है, ओजोन परत नष्ट होती है। ओजोन परत को मापने की इकाई जो है बच्चों वो है डाप्सन, याद रखिए। डाप्सन जो इकाई है वो किसको मापती है, ओजोन परत की मोटाई को, जबकि डेसिबल जो है वो मात्रक है ध्वनि का। दोनों में अंतर याद रखेंगे, डेसिबल और डाप्सन। डाप्सन किसकी मोटाई नापता है, ओजोन परत की। अब वापिस हम आते हैं, जो मैं कहना चाह रहा था कि जो हमने पर्यावरण से छेड़छाड़ करी, उस पर्यावरण की छेड़छाड़ का नतीजा क्या हुआ कि इस ओजोन परत में छेद हो गया। अब आप देखिए, अगर ओजोन परत में छेद होने के बाद क्या होगा, देखिए पूरा समीकरण, पूरा बजट बिगड़ जाएगा। जब ये आवरण था तो 51 अंदर आ रहा था, अब हमने आवरण ही हटा दिया। आवरण हटा दें तो लाजमी है क्या, ज्यादा गर्मी आएगी। 51 की जगह क्या आ गई, 70% आ गई। अब नष्ट भी हुई, और नष्ट होते होते क्या होगा, जितनी भी नष्ट होगी, तो 51 थी तब 10% पृथ्वी ने सोख ली थी, 70% आ गया, पृथ्वी ने 20% सोख ली। उसके बाद इसने 8% छोड़ी, अवशोषित होने के बाद 20 आ गया, तो इसने कितना छोड़ दिया, 15%। हमारी जरूरत थी 8%, इस गर्मी में ही हम सर्वाइव कर सकते थे, मिल गई 15%। अब क्या होगा, अब होगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोब क्या होगा, गर्म हो जाएगा। भाई ज्यादा गर्मी आ गई ना, आप समझ सकते हैं ना कि हमारी सांसें जो चलती हैं, हम कंबल में घुस जाएं ठंड में, हमारी सांसों से गर्मी है, वो लमसम ऐसी गर्मी जिसमें हम रह सकते हैं उस कंबल में। अगर उसी कंबल में हम ब्लोअर खींच लें तो थोड़ी देर में क्या होगा, अत्यधिक गर्मी हो जाएगी, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से इस छिद्र के माध्यम से क्या हुआ, जरूरत से ज्यादा गर्मी अंदर आ गई, और लास्ट में अवशोषित होने के बाद जो परावर्तित हुई वो भी ज्यादा थी। वो इतनी ज्यादा थी कि पूरा का पूरा ग्लोब जो था हमारा पृथ्वी, वो क्या है, गर्म होने लगी। और उसका ही नतीजा है कि ध्रुवों पर जो बर्फ जमी हुई थी वो तेजी से पिघलने लगी। अब क्वेश्चन आता है कि ध्रुवों पर तेजी से पिघलने वाली बर्फ, या इस तरह से कि समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है, बहुत अधिक वर्षा होना? नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे बहुत अधिक वर्षा होना नहीं। हकीकत में ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके कारण ध्रुवों पर स्थित बर्फ तेजी से पिघलती है और नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, और नदियां जब समुद्र में आती है तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। इसलिए भविष्यवाणी की जाती है कि आने वाले 20-30 सालों के अंदर क्या होगा, जो छोटे छोटे से आइलैंड है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, अर्थात जल में डूब जाएंगे। तो जल में डूबने का कारण क्या होगा, हम किस पे टिक लगाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग में। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसके साथ साथ
पर्यावरण में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है इसको बनाए रखने के अंदर। तो कुल मिलाकर ये इस तरह से पर्यावरण की कहानी है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी बनता है कि संपूर्ण पर्यावरण में कौन सी गैस का प्रतिशत अधिक होता है, तो हम कहते हैं नाइट्रोजन का 78.2% नाइट्रोजन पाई जाती है संपूर्ण पर्यावरण में, अर्थात गैसों के मिश्रण में सर्वाधिक मात्रा किसकी है, नाइट्रोजन की। 78.2% नाइट्रोजन जो है वो पर्यावरण के अंदर क्या होता है, पाई जाती है। इसी प्रकार से जब बहिर्मंडल की बात करते हैं, सबसे बाहर की, यानी सौरमंडल की बात कर दी, वायुयान चालक के साथ, समताप मंडल की बात कर दी, ओजोन परत के साथ, अब हम सबसे बाहर आ जाते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल लाजमी है वो मंडल है जो पृथ्वी की सतह से बहुत दूर है। और जब हम PSLV, GSLV रॉकेट लॉन्चर, जब हम जो अपना सैटेलाइट छोड़ते हैं तो कैसे छोड़ते हैं, लाजमी हम इसकी जो ग्रेविटी है उसकी हद से बाहर जाके अगर हम छोड़ेंगे तभी वो क्या करेगा, वो स्थिर रह पाएगा। कहते हैं ना, पृथ्वी की कक्षा से दूर जो स्थापित करते हैं हम सैटेलाइट, तो सैटेलाइट किस मंडल में स्थापित होता है, बहिर्मंडल में। और बहिर्मंडल में क्या होता है, जी जो होता है वो अपना काम नहीं कर पाता है और सैटेलाइट जो छोड़ दिया जाता है फिर वो बहिर्मंडल में क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। चक्कर क्यों लगाता रहता है, क्योंकि जी उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाता, वो जी की हद से बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि पर्यावरण में किस प्रकार से 5 परतें होती हैं, कौन कौन सी परत महत्वपूर्ण है। अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो हम हैं वो हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, कि किस प्रकार से पृथ्वी की सतह से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक की 6371 किलोमीटर की दूरी को 3 परतों में बांटा गया है, जिसे हम कहते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।